आज हमारे पास एक आईफोन एक्स है जिसमें प्रॉब्लम है सिक्योरिटी की, जिसमें डायल पैड पे सिक्योरिटी नंबर नहीं आ रहा है। और आप जानते हैं कि अगर डायल पैड पे सिक्योरिटी नंबर नहीं आएगा तो फ़ोन में नेटवर्क वगैरह भी नहीं आएगा और आपका फ़ोन भी एक्टिवेट नहीं होगा। ऑलरेडी पहले से इसको किसी टेक्नीशियन ने फ्लैश किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सीरियल नंबर जो है वो शो हो रहा है, लेकिन IMEI नंबर वगैरह शो नहीं हो रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है वो लोअर बोर्ड या अपर बोर्ड की कनेक्टिविटी से भी होती है, लेयर से भी होती है, और CPU से भी हो सकती है, या जो लोअर बोर्ड है लोअर बोर्ड से भी प्रॉब्लम्स आती है। तो पहले हमने इसको जो है डिसेंबल करने के लिए सोचा। उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि हम इसको डिसेंबल नहीं करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर जो है वो ट्रेसिंग स्टार्ट करेंगे। तो ट्रेसिंग स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर जो बैक साइड में हीट सिंक होता है, हमने उसको रिमूव करके इसके जो टेस्ट पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ टेस्ट पॉइंट होते हैं जिससे आप ये वेरीफाई कर सकते हो बोर्ड को विदाउट ओपन किए कि ये प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट हो रही है। तो जितने भी यहाँ पर टेस्ट पॉइंट थे उन सारे टेस्ट पॉइंटों को पहले हम यहाँ पर जो है स्क्रैच कर लेंगे। और ये अगर आपको बेसिक की नॉलेज है, अगर आपको स्कीमेटिक के बारे में नॉलेज है, तो इसके जो बूटअप होते हैं, जैसे कि हमारा बूट सीक्वेंस होता है, एंड्रॉयड में हमारा बूट सीक्वेंस होता है, उसी तरह आईफोन में भी बूट सीक्वेंस होता है। तो यहाँ पर जो बेसबैंड का बूट सीक्वेंस है वो सारी चीज़ें, और यहाँ पर जो RFFE है उनको भी मैं स्कैन कर रहा हूँ, क्योंकि इनसे भी कई बार प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। और उसके बाद जो हमारा बेसबैंड पावर है, हम बेसबैंड पावर की भी जो सप्लाई वगैरह है उसको भी वेरीफाई करेंगे। तो उससे क्या होता है कि हमें ये फाइनली क्लियर हो जाता है कि हमारा बेसबैंड CPU भी ओके हो, बेसबैंड PMU भी ओके है, और बेसबैंड जो CPU है उसको रीसेट मिल रहा है और वो PS होल्ड भी जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पर जो मेनली टेस्ट पॉइंट थे, सबसे पहले मैंने उनको स्क्रैच किया, और स्क्रैच करने के बाद हम जो है इस टेस्ट पॉइंट को डायग्नोस करेंगे मल्टीमीटर से। तो यहाँ पर जब मैंने सारे टेस्ट पॉइंट को डायग्नोस किया तो यहाँ पर सारे टेस्ट पॉइंट ओके मिल रहे थे, लेकिन आप एक टेस्ट पॉइंट देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो रीडिंग फॉरवर्ड और रिवर्स में लो मिल रही है, जो कि यहाँ पर रीडिंग ज़्यादा आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर फॉरवर्ड और रिवर्स में दोनों में 68 दिखा रहा है। तो दैट मीन ये जो लाइन है, ये लाइन जो है वो लीकेज शॉर्ट की कंडीशन में है। तो यहाँ पर ये फाइनली हो गया। ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो प्रॉब्लम्स आ रही है 1.8 की लाइन की शॉर्टिंग की वजह से। तो फर्स्ट यहाँ पर हम बोर्ड को जो है वो डिसेपरेट करेंगे, और डिसेपरेट करने के बाद फिर हम इंटरनली चेक करेंगे कि वो जो लाइन है वो लाइन कहाँ से शॉर्टिंग कंडीशन में आ रही है। तो उसके लिए हमने एक बार फिर से दोबारा बोर्ड को डिसेंबल करने के बाद हमने फिर से एक बार स्कैन किया, और हमने जो है इसको थर्मल कैमरे के नीचे भी रख के देखा। तो यहाँ पर जो बेसबैंड CPU है, तो बेसबैंड CPU के नीचे जो है वो हीटिंग शो हो रही थी बार बार। तो यहाँ पर ऐसा फील हो रहा था जैसे बेसबैंड CPU ही लीकेज शॉर्टिंग की कंडीशन में है। और भी हमने काफ़ी जगह पे जो है वोल्टेज अप्लाई किए, लेकिन जो हीटिंग हो रही थी वो बेसबैंड CPU में ही शो हो रही थी कि बेसबैंड CPU जो है वो शॉर्ट हो चुका है। लेकिन बेसबैंड CPU की जो हीटिंग है वो बार बार अपना डायरेक्शन चेंज कर रही थी, जिससे ये हुआ कि बेसबैंड CPU भी शॉर्ट नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बेसबैंड CPU को निकालेंगे। उसके लिए हम साइड के जो ग्लू है, ग्लू को कट कर लेंगे। ग्लू कट करने के लिए हीटिंग आप जो है वो 280 रख सकते हैं, या आप अपने अकॉर्डिंग रखें जैसे आपका हैंड स्किल कंफर्टेबल हो। उसके बाद आप इसको स्क्रैपर से भी निकाल सकते हैं, या आप इसको ट्वीजर से भी निकाल सकते हैं। जैसे आपकी हैंड स्किल बेटर हो वैसे आप निकाल सकते हैं, या अगर आपकी हैंड स्किल बेटर नहीं है तो आप सेपरेटर का भी यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद हमने सबसे पहले बोर्ड को क्लीन किया, कि पहले हम बोर्ड को क्लीन करेंगे ताकि कोई भी जो पैड है वो आपस में ज्वाइंट ना हो। और बोर्ड क्लीन करने के लिए यहाँ पर जो है हम हीटिंग रखेंगे नॉर्मल आयरन का 350 डिग्री। उसके बाद हमने बोर्ड को क्लीन किया। बोर्ड क्लीन करने के बाद एक बार हम फिर से दोबारा डायग्नोस करेंगे। तो हमने यहाँ पर फिर से चेक किया, तो यहाँ से पता लगा कि वो जो लाइन है अभी भी देखिए, अभी भी वो लाइन जो है वो लीकेज शॉर्ट की कंडीशन में थी। दैट मीन उसकी लीकेज शॉर्टिंग अभी भी रिमूव नहीं हुई थी। तो इसका मतलब है कि ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो प्रॉब्लम्स आ रही थी बोर्ड से ही। तो उसमें काफ़ी टाइम वेस्ट भी होता है, और उसमें जो बोर्ड की लेयर है वो लेयर का इशू आ रहा है। तो कई बार ये शॉर्टिंग निकल भी जाती है। अगर आप यहाँ पर जो वोल्टेज है वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो शॉर्टिंग निकल जाती है, लेकिन हम ऐसा रिस्क ना लेके, क्योंकि कस्टमर का टाइम लॉस ना हो, दोबारा प्रॉब्लम फिर से क्रिएट ना हो, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम बोर्ड को जो है स्वैप करेंगे। बोर्ड स्वैप करने के लिए मैंने एक दूसरा जो है क्लाउड बोर्ड उठाया, और क्लाउड बोर्ड पर सबसे पहले इसका जो CPU है वहाँ पर भी हम ग्लू कट करेंगे। ग्लू कट करके जो है हम CPU को रिमूव करेंगे। उसके बाद जो वाईफाई IC है, वाईफाई IC भी हम रिमूव करेंगे, क्योंकि जब भी आप जो है लोअर बोर्ड स्वैप करते हैं तो लोअर बोर्ड में आपको बेसबैंड CPU, वाईफाई और बेसबैंड EEPROM, इन तीनों चीज़ों को आपको स्वैप करना पड़ता है। अगर यहाँ पर अगर आपके फ़ोन में बटन लगा हुआ है, पासवर्ड लगा हुआ है, या डाटा अगर आपको सेव करना है, तो उस टाइम पे आपको जो है NFC भी रिमूव करना होगा। क्योंकि अगर आप फ़ोन से NFC रिमूव नहीं करेंगे, NFC ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, तो आपका जो फ़ोन है जैसे ही आप पिन पैटर्न पासवर्ड पर जाएंगे तो वहाँ पर वो हैंग हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपको मेनली ध्यान रखना है कि आपको NFC जो है वो NFC भी आपको रिमूव करनी पड़ती है, ताकि आपको दोबारा सेम वो पैटर्न में आ जाए। तो यहाँ पर आपने देखा था कि हमारे केस में जो है पहले से ही इसको जो है फ्लैश किया किसी टेक्नीशियन ने, तो उसमें डाटा वगैरह नहीं है, तो इसलिए हम जो है NFC रिमूव नहीं करेंगे। हमने यहाँ पर ओनली फॉर वाईफाई IC जो है उसको रिमूव की है, और जो हमारा बेसबैंड CPU है हमने उसको रिमूव किया है। तो पहले इसके जो ग्लू हैं, ग्लू को हम क्लीन कर लेंगे। ग्लू क्लीन करने के लिए आप अपने हैंड स्किल के अकॉर्डिंग ईयर भी रख सकते हैं और हीटिंग भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो SMD यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि 2008 यूज़ कर रहा हूँ, और इसकी जो हीटिंग मैंने रखी है वो
टू 50 डिग्री रखी हुई है और एयर जो रखी हुई है 70 टू 80 रखी हुई है, क्योंकि आपको पता है कि 2008 की जो एयर है वो एयर काफ़ी कम है। उसके बाद जो हम इसको प्रॉपर तरीके से क्लीन करेंगे और क्लीन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी पॉइंट जो है आपस में कनेक्ट हो गए हैं। तो सबसे पहले इसको मास्किंग करेंगे, क्योंकि अगर इसको मास्किंग नहीं करते हैं तो जब हम CPU यहाँ पर अपना फिक्स करेंगे तो उस टाइम पे प्रॉब्लम ये आएगी कि CPU अगर हम थोड़ा सा भी मूव कराते हैं तो वहाँ पर जो पैड है ये पैड आपस में जॉइंट होकर एक हो जाएंगे और उस कंडीशन में जो है बोल बड़े बन जाएंगे। तो सबसे पहले हमने मास्किंग कर दी। मास्किंग करने के बाद जो है हम बेसबैंड CPU है उसको क्लीन करेंगे और बेसबैंड CPU क्लीन करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो है वो बेसबैंड EEPROM को रिमूव करके उसको क्लीन करके बेसबैंड EEPROM को हम फिक्स करेंगे। और एक चीज़ आपको मेनली ध्यान रखना है कि जब भी आप बेसबैंड EEPROM को फिक्स करते हैं तो बहुत ही सेफ्टी तरीके से फिक्स करें, अदरवाइज आपका डाटा भी डैमेज हो सकता है, क्योंकि आपके सिक्योरिटी से रिलेटेड सारा डाटा जो है वो बेसबैंड EEPROM के अंदर ही होता है। तो इसको आपको केयरफुली निकालना है। और अगर आपके पास जो है इसका रीडर है तो वो और ज़्यादा बेटर है कि आपको स्वैप नहीं करना पड़ेगा, आप सीधा रीडर से रीड राइट कर सकते हैं। मेनली क्या होता है कि रीडर तो ऑलरेडी है मेरे पास, लेकिन कई बार क्या होता है हम इसको जब रीड राइट करते हैं तब भी ये काम नहीं करता है, प्रॉपर तरीके से डाटा नहीं आ पाता है, तो उस कंडीशन में भी हमको लगाना पड़ता है। मैंने ऐसे कई सारे केसेस देखे हैं कि मुझे लॉजिक बेसबैंड EEPROM जो है फिर से दोबारा यहाँ पर मेंशन करनी पड़ी है। तो सबसे पहले इसको जो है निकाल के रिमूव करेंगे और जब इसको आप रिमूव करते हैं तो अपने हैंड स्किल के अकॉर्डिंग इसको आप निकालें, कहीं ऐसा ना हो कि ये गुम हो जाए। अगर एक बार आपकी ये बेसबैंड EEPROM मिस हो जाती है तो फिर आपके पास दूसरा कोई चांस नहीं है कि आप बेसबैंड को रिकवर कर पाएँ। फिर आपका लाइफ में कभी भी बेसबैंड नहीं आने वाला है, क्योंकि अभी ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है कि अगर आपका बेसबैंड EEPROM गायब हो जाए तो आप तब भी बेसबैंड को ओके कर सकें। तो इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगर आप प्रॉपर तरीके से अगर आपकी हैंड स्किल नहीं है तो आप एक कैमरा लगा के इसको पहले चेक करें कि आप निकाल रहे हैं उस टाइम पे कहीं ये दूर ना चली जाए, या इसके ऊपर आप थोड़ा सा मास्किंग डाल के भी और एक जंपर वायर भी रख के इसको आप रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है लॉजिक EEPROM की फिक्स कर ली है। अब जो है वाईफाई IC को रिवॉल्व करेंगे और जो हमारा बेसबैंड CPU है हम बेसबैंड CPU को भी रिवॉल्व करेंगे। रिवॉल्व करने के बाद जो है सबसे पहले आपको क्लीन कर लेना है, ताकि ऐसा ना हो कि कोई यहाँ पर जो थोड़े बहुत डस्ट हैं उनकी वजह से भी कई बार प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि ये थोड़ा सा काफ़ी बारीकी काम है। तो यहाँ पर आपको जो है हैंड स्किल का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, ताकि थोड़ी सी गलती की वजह से आपको दोबारा फिर से वो चीज़ें करनी ना पड़े। तो यहाँ पर हमने बेसबैंड CPU बिठा दिया है। अब हम यहाँ पर जो है वाईफाई IC को बिठाएंगे। वाईफाई IC जब हम बिठा रहे हैं तो उस टाइम पे भी हमने हीटिंग जो है वो 350 डिग्री रखी हुई है, क्योंकि 2008 में आपके पास जो SMD है उसके अकॉर्डिंग आप हीटिंग और टेम्परेचर को कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर बोर्ड को चेक किया तो बोर्ड में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो शॉर्टिंग थी वो शॉर्टिंग अभी निकल चुकी है, और जो पहले की बोर्ड थे वो पहले के बोर्ड में अभी भी शॉर्टिंग है। दैट मीन वो जो शॉर्टिंग थी वो लेयर से थी। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम लेयर को जो है वो रिवॉल्व करेंगे, और रिवॉल्व करने से पहले जो है एक बार मैं इसको क्लीन करूँगा, जो हमारा अपर बोर्ड है उसको मैं क्लीन करूँगा। और क्लीन करने के बाद एक बार मैं आपको आई सॉकेट से पहले इसको टेस्ट कराऊंगा, क्योंकि इशू क्या है कि अगर हम लेयर को रिवॉल्व करके एक बार अगर फिक्स कर देंगे तो हो सकता है कि अभी भी कोई प्रॉब्लम्स हो, तो उस केस में हमको बोर्ड को फिर से दोबारा सेपरेट करना पड़ेगा। तो अगर आप एक प्रोफेशनल काम करना चाहते हैं तो आपके पास जो है इसका जो है आई सॉकेट होना चाहिए, क्योंकि आई सॉकेट से आपका टाइम बहुत ही ज़्यादा सेव हो जाता है। क्योंकि कई बार क्या होता है हम जब इसको फिक्स करते हैं तब भी कोई ना कोई प्रॉब्लम वहाँ पर आती है। तो आई सॉकेट के रहने से जो है आप इससे डायग्नोस कर सकते हैं कि अभी हमको इस बोर्ड को सेपरेट जो है करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले इसको हम क्लीन कर लेंगे प्रॉपर तरीके से, कहीं पर पेस्ट वगैरह ना हो, अदरवाइज़ आपकी जो आई सॉकेट है वो आई सॉकेट ख़राब हो सकती है। तो यहाँ पर हमारे दोनों बोर्ड हैं, दोनों बोर्ड हमारे क्लीन हो चुके हैं। तब जो है यहाँ पर हम आई सॉकेट का यूज़ करेंगे, और आई सॉकेट में जो है iPhone X का जो है लोअर बोर्ड को रख कर हम जो आई सॉकेट बीच में डाल के और अपर बोर्ड फिक्स करके यहाँ पर इसके साथ में एक फ्लक्स पत्ता भी आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जब आप आई सॉकेट बाय करते हैं तो आपको फ्लक्स पत्ता साथ में मिलेगा। तो यहाँ डिस्प्ले कनेक्ट करेंगे और एक बार हम चेक करेंगे कि अभी यहाँ पर क्या कंडीशन है। अभी जो है यहाँ पर जो बेसबैंड है यहाँ पर आया या नहीं आया, क्योंकि जब तक वो क्लियर नहीं होगा हम आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा हम वेट करेंगे। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सीरियल नंबर के बाद IMEI नंबर वगैरह सब कुछ आ चुका है। तो एक बार हम थोड़ा और आके जाके वाईफाई भी चेक करेंगे। तो थोड़ा देखिए अभी यहाँ पर जो वाईफाई भी आ गया है, तो इसका मतलब जो है हमने जो बोर्ड को स्वैप किया है वो बोर्ड हमारा सक्सेसफुली स्वैप हो गया और हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो मिलते हैं इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग। और अगर आप हमारी आईफोन की बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो स्टार्ट होने वाली है, उसके लिए भी आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपनी सीट को कन्फर्म करवा सकते हैं।